बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। पार्ट 1 में हमने सेक्शन 124 से 132 तक पढ़ा था। आज सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 133 से सेक्शन 147 तक। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। फिर उसमें हमने पढ़ा श्योरिटी क्या है, प्रिंसिपल डेब्टर क्या है और क्रेडिटर क्या है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 133 से। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि श्योरिटी होती क्या है, श्योरिटी की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। आज हम पढ़ेंगे श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कब होता है, जो उसकी जिम्मेदारी है उससे वो डिस्चार्ज कब होता है। इसके सेक्शन हैं 133, 134, 135 एंड 139। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। इसमें सेक्शन है 133, 134, 135 एंड 139 के श्योरिटी कब डिस्चार्ज होती है। अब आते हैं सेक्शन 133 पे। बाय वेरिएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम पढ़े कि श्योरिटी डिस्चार्ज कब होती है। जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, उसमें 3 पार्टीज थी। पहली कौन सी थी, क्रेडिटर। सेकंड कौन सी थी, प्रिंसिपल डेब्टर। और थर्ड कौन सी थी, श्योरिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये 3 पार्टीज होती हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेब्टर एंड श्योरिटी। अब यहाँ पे हम पढ़े डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। जो ये श्योरिटी है, जो थर्ड पार्टी है जो गारंटी देगी, वो डिस्चार्ज कब होती है। बाय वेरिएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में अंदर कोई भी तब्दीली होती है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता किसका है, क्रेडिटर ये देने वाला, प्रिंसिपल डेब्टर ये लेने वाला, इनका आपस में पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर श्योरिटी, प्रिंसिपल डेब्टर की श्योरिटी गारंटी देगा क्रेडिटर को। अब बाय वेरिएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी टर्म में अगर कोई तब्दीली होती है तो जो श्योरिटी होगा वो अपनी लायबिलिटी से आज़ाद हो जाएगा। इसमें अब मिसाल देते हैं। प्रिंसिपल डेब्टर ये क्रेडिटर, ये प्रिंसिपल डेब्टर, इनके दरमियान कोई भी मुआहदा होता है। प्रिंसिपल डेब्टर कहता है मुझे 100 चेयर्स ऑर्डर देता है, 100 चेयर्स का। क्रेडिटर कहता है प्रिंसिपल डेब्टर को कि भाई मुझे कोई गारंटी दो, उसके बाद मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा। क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेब्टर, फिर आ गया श्योरिटी। श्योरिटी ने कहा ठीक है जी, आप इसको 100 चेयर्स दे दें तो मेरी गारंटी है, 100 चेयर्स उसको सप्लाई कर दें, मेरी गारंटी है। अब यहाँ पे बाय वेरिएंस इन एनी टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में कोई तब्दीली हो जाती है, श्योरिटी को एतमाद में लाए बगैर, श्योरिटी को बताए बगैर किसी भी टर्म में कोई तब्दीली हो जाती है, तो सेक्शन 133 कहता है बाय वेरिएंस ऑफ द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। ये कहता है प्रिंसिपल डेब्टर कहता है मुझे 100 चेयर्स ना दें, ऐसा कर दें मुझे कुछ और चीज़ दे दें, उसके बदले में कोई और चीज़ दे दें। जब उनके कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली हो जाएगी, वेरिएंस हो जाएगा, तो फिर श्योरिटी जो होगा वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। हमने पढ़ा क्या कि श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव लायबिलिटी है। फर्स्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल डेब्टर की, सेकंड लायबिलिटी श्योरिटी की। अगर 100 चेयर्स की बजाय उसने 100 टेबल्स कर दी कि नहीं यार चेयर्स को क्रॉस कर दो, टेबल्स दे दो, टेबल्स इसने दे दी। अब प्रिंसिपल डेब्टर ने 6 मंथ के बाद पैसे देने थे और ये डिफ़ॉल्ट कर गया। क्रेडिटर श्योरिटी के पास आ गया, भाई प्रिंसिपल डेब्टर को मैंने 100 टेबल्स दी थी, आप श्योरिटी थे, चले आप जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया, तो आप जो है को एक्सटेंसिव लायबिलिटी आपके ऊपर है, आप पैसे दे दें। तो फिर वहाँ पे श्योरिटी क्या आएगा, सेक्शन 133 ये कहता है कि बाय वेरिएंस इन एनी टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके, क्योंकि मेरी जो श्योरिटी थी वो 100 चेयर्स की थी, 100 टेबल्स की नहीं थी, आपने अपने मुआहदे की टर्म में तब्दीली की है तो मैं अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हूँ।
तो जो श्योरिटी होगा वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होगा, सेक्शन 133। अब आते हैं सेक्शन 134 पे। बाय रिलीज आर डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर, के प्रिंसिपल डेब्टर को रिलीज या डिस्चार्ज कर देता है। किसी भी जगह पे जाके जो क्रेडिटर होता है वो प्रिंसिपल डेब्टर को उसकी लायबिलिटी से आज़ाद कर देता है, उसको रिलीज़ कर देता है। हमने सेक्शन 128 में हमने ये पढ़ा कि जो श्योरिटी होगी उसकी जो लायबिलिटी होती है वो को एक्सटेंसिव लायबिलिटी होती है। अगर किसी वजह से प्रिंसिपल डेब्टर को अगर वो पैसे दे देता है रिलीज़ हो जाता है, या फिर क्रेडिटर वैसे चल जा तुझे माफ़ किया मैंने, उसको छोड़ देता है। किसी भी कंडीशन में वो रिलीज़ होता है या डिस्चार्ज होता है। दोनों कंडीशन में जो है जो श्योरिटी होगा वो भी अपनी लायबिलिटी से आज़ाद हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल अपनी लायबिलिटी से आज़ाद होता है तो श्योरिटी जो भी श्योरिटी होगी वो भी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी। कौन सी कंडीशन में? अगर क्रेडिटर जो है प्रिंसिपल डेब्टर को डिस्चार्ज कर देता है या रिलीज़ कर देता है, इन दोनों कंडीशन में जो श्योरिटी होगी वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी। ये सेक्शन 134। आज सेक्शन 135 पे when creditor compounds or give time, when creditors compounds or give time or not to sue, कौन सी कंडीशन में सेक्शन 135 कहता है वो कौन जब श्योरिटी डिस्चार्ज हो? व्हेन क्रेडिटर्स कंपाउंड, जो क्रेडिटर है जो कर्जा देने वाला है उसके साथ कोई मसलियत कर, उसके सुलह कर देता है, उसको छोड़ देता है। आर गिव टाइम, या उसको टाइम दे देता है कि आपके पास इतना टाइम है, आप इसको अभी लेके जा सकते हैं। आर नॉट टू सू, या फिर उसके साथ कमिटमेंट करता है कि मैं आपके ऊपर जो है वो मुकदमा नहीं करूँगा किसी भी वजह से। अगर वो प्रिंसिपल डेब्टर होता है उसको आज़ाद करता है, उसको साथ मुआहदा का कंपाउंड हो जाता है, उसको टाइम दे देता है। इन तीनों में से कोई भी बात हो जाए तो जो श्योरिटी होगी वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी। सेक्शन 139 है बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ क्रेडिटर। जब हम क्लास में पढ़ रहे थे तो सेक्शन 139 के जो है क्वेश्चन काफ़ी सारे आए थे। स्पेशली हनान इफ्तिखार ने क्वेश्चन किया था, उसको उस वक्त समझ नहीं आई थी, तो स्पेशल उसके लिए मैं इसकी डिटेल आपको बता रहा हूँ कि उसको वो कह रहा था कि मुझे 139 की कोई एग्जांपल दे, मुझे समझ नहीं आ रही। बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ क्रेडिटर्स, तो ऊपर में मिटा देता हूँ, इसकी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल से आपको जल्दी समझ आ जाएगी कि क्रेडिटर के किसी भी एक्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, जो श्योरिटी उसके जो राइट्स होते हैं उनमें कोई मसला हो जाता है, तो फिर जो श्योरिटी को डिस्चार्ज हो जाएगी। एक बंदा आता है मेरे पास, मुझे कहता है मुझे कहीं पे जॉब दिलवा दें। मैंने एक कंपनी में बात की या किसी भी लॉयर कंपनी में मैंने बात की, तो उसको वहाँ पे उन्होंने एक अकाउंटेंट बना दिया। ये है मिस्टर ए, ये है XYZ कंपनी। ये गया जॉब के लिए, ये कहता है मुझे कोई कह दे, आपकी श्योरिटी कोई दे दे, मैं आपको अकाउंटेंट बनाने के लिए तैयार हूँ। या फिर मेरे पास आया, मैं गया XYZ कंपनी में, भाई इसको अपनी जॉब में रख लो, तो उन्होंने इसको बना दिया अकाउंटेंट कि उसके अकाउंट्स के जितने भी हिसाब किताब थे ये मिस्टर ए देख रहा था। यहाँ पे श्योरिटी कौन हो गया? ये श्योरिटी मैं हो गया। लेकिन मैंने कहा XYZ कंपनी को भी, आप ठीक है मेरी श्योरिटी है, लेकिन आपने हर मंथ इसको चेक भी करना। अगर अकाउंट्स इसको दे रहे हैं तो हर मंथ उससे उसके हिसाब किताब मिले, उसको चेक भी करें। कंडीशन ये बताई कि इसकी श्योरिटी है, मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन हर मंथ आपने चेक करना है, चेक एंड बैलेंस आपने खुद रखना है। ठीक है, श्योरिटी हो गई। अब 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद XYZ कंपनी आ गई मेरे पास।
कि आपकी कोएक्सटेंसिव लायबिलिटी है, जो मिस्टर ए है उसने खुद बुर्द कर दिया, अकाउंट्स में घपला कर दिया है, पैसे खा गया है। कंपनी मेरे पास आती है, मैंने कहा था आपने हिसाब आपने उसको चेक किया था, उन्होंने कहा हाँ हम 6 महीने के बाद अभी आके चेक किया है। तो मैंने कहा मैंने आपको जो गारंटी दी थी वो मैंने कहा था हर मंथ आपने उसको चेक भी करना है, आपने चेक नहीं किया तो मैं भी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाऊँगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, ये आपने पढ़ा सेक्शन 139 के उसके क्रेडिटर के किसी भी एक्ट और ओमिशन की वजह से अगर श्योरिटी किसी भी राइट्स वायलेट होते हैं तो फिर वहाँ पे भी जो श्योरिटी होगी वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होगी। शायद इस एग्जांपल से आपको वो जो क्वेश्चन थे आपके जहन में थे जो आपने मुझे किए थे, शायद उसको आपके क्लियर हो गए होंगे। ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि शॉर्ट वीडियो बने, क्योंकि आपको वैसे मैंने कम्प्लीटली सारा मैंने पढ़ा दिया है। हमने पढ़ा कि श्योरिटी कब डिस्चार्ज होती है। अब हम पढ़ेंगे नॉट डिस्चार्ज कि श्योरिटी व्हेन श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, वो कौन सी कंडीशन है जब श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। वो कौन कौन सी कंडीशन है जब श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। इसके हमारे पास 3 सेक्शन है, 136, 137 एंड 138। ये वो कंडीशन इसमें बताई गई है 136 में, 137 और 138 में कि जब श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होती। 136 क्या है? एग्रीमेंट मेड विथ थर्ड पर्सन। एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन। नीचे मिसाल दे देते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये बाकी बाद में पढ़ेंगे। क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेब्टर, इनका आपस में कोई मुआहदा हुआ, ठीक है। श्योरिटी पे यहाँ पे आ गई श्योरिटी, इनके दरमियान कोई लेन देन हुआ, तो इन्होंने श्योरिटी मांगी, श्योरिटी ये आ गई। अब इनके दरमियान जो लेन देन हुआ, मैंने पहले मिसाल दी थी 100 चेयर्स, 100 चेयर्स आपने पहुंचानी है, तो इसकी श्योरिटी ये आ गई, 100 चेयर्स पहुंच गई। अब प्रिंसिपल डेब्टर ने पैसे देने हैं 1/1/2021 को, 1 जनवरी 2021 को प्रिंसिपल डेब्टर ने पैसे देने हैं। तो इससे पहले हुआ क्या कि प्रिंसिपल डेब्टर जाता है किसी थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन इसको कहता है कि ये जो क्रेडिटर है ये आपका जानने वाला है, आप इसको कह दें कि मुझे 2 महीने का टाइम और दे दे, मैंने 1/1/2021 को इसके पैसे देने हैं तो 2 महीने और दे देगा। तो मैंने यहाँ पे जो है 1/3/2021 को 2 मंथ की लैक्स में 1/3/2021 को इसको पैसे दे दूंगा। अब थर्ड पर्सन का वो दोस्त है, उसके कहने के ऊपर इसने 2 मंथ इसको दे दिए। अब अगर 1/3/2021 को प्रिंसिपल डेब्टर पैसे नहीं देगा, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट की सूरत में जो है वो श्योरिटी ज़िम्मेदार होगा, श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर थर्ड पर्सन उसको टाइम दे के देता है फिर भी श्योरिटी जो है उस अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। ये नहीं कह सकता भी आप मेरी जिम्मेदारी थी 1/1/2021 तक, उस वक्त उसने पैसे नहीं दिए तो उस वक्त आप मेरे पास आ जाते फिर मैं आपको ले देता। अब क्योंकि आपने उसको टाइम दिया हुआ है तो आप जाने और वो जाने, तो सेक्शन 136 कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर थर्ड पर्सन के साथ भी बनेगा तो भी जो है जो श्योरिटी होगी वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगी। 137 फॉरबेरेंस टू सू। वही पिछली मिसाल ले लेते हैं, 1/1/2021 को उसने पैसे देने थे, ठीक है। अब 1/1/2021 आ गया, लेकिन जो क्रेडिटर होता है वो ना तो प्रिंसिपल डेब्टर के ऊपर कोई केस करता है, ना ही वो केस करता है श्योरिटी के ऊपर, दोनों के ऊपर वो केस नहीं करता, किसी भी वजह से फॉरबेयर करता है, डिले कर देता है, सू नहीं करता।
6 महीने के बाद जो भी उसकी लिमिटेशन होगी, उस लिमिटेशन के अंदर अंदर एंड टाइम अगर वो कोर्ट में चला जाता है तो जो श्योरिटी होगा वो ये नहीं कहेगा कि आपने 1/1/2021 को आपने पैसे लेने थे, अगर उस वक्त आपने क्योंकि केस नहीं किया, कोई भी आपने सूट फाइल नहीं किया रिकवरी के अमाउंट के लिए, तो अब मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो सेक्शन 137 कहता है फॉर बेलेंस टू सू, जो तो फिर जो श्योरिटी होगी वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगी। अब आते 138 पे। रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं को श्योरिटीज होता क्या है। तीन पार्टीज, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेब्टर एंड श्योरिटी। प्रिंसिपल डेब्टर क्रेडिटर के पास 10 लाख इसने लेने हैं, ये कहता है मुझे श्योरिटीज़ दे दें। अब जाता है श्योरिटी के पास, यार आप इसकी गारंटी दें, मैं से 10 लाख कीजिए। एक श्योरिटी कहता है मैं 5 लाख का जिम्मेदार हूँ, 5 लाख की श्योरिटी मैं दे सकता हूँ। तो 5 लाख की एक और श्योरिटी आ जाती है कि भाई 5 लाख की आप दे दें, मैं इसे 10 लाख दे रहा हूँ, 5 लाख की आप दे दें। 5 लाख जमा 5 लाख, दो श्योरिटीज़, जो श्योरिटीज़ 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएंगे फिर उनको कहेंगे को श्योरिटीज़। अब 138 कहता है रिलीज ऑफ वन श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर को श्योरिटीज़। यहाँ पे क्रेडिटर कहता है, ये 2 श्योरिटीज़ हैं, क्रेडिटर कहता है कि आप भी डिस्चार्ज हैं, आप अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हैं, या किसी भी कंडीशन एक श्योरिटी अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो दूसरी डिस्चार्ज नहीं होगी, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, कि इसने पैसे क्रेडिटर को देने हैं। अगर एक श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाती है, क्रेडिटर उसको डिस्चार्ज कर देता है या वो पेमेंट करके डिस्चार्ज होता है, जो को श्योरिटी उसकी है वो अपनी लायबिलिटी से, ये नहीं कहेगा आपने उसको आज़ाद कर दिया, आपने उसको वो अपनी लायबिलिटी से आज़ाद हो गया, मैं भी आज़ाद हो गया। इसने अपनी लायबिलिटी इसने पूरी करनी है, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। अगर एक को श्योरिटी डिस्चार्ज होती है, दूसरी को श्योरिटी जो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगी, ये अगर नॉट डिस्चार्ज। जी, अब हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ श्योरिटी, कि श्योरिटी के कौन कौन से राइट्स हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगी, कब डिस्चार्ज नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ श्योरिटी, ये सेक्शन 140 से स्टार्ट होंगे 147 तक। 140 एक फिगर बना देता हूँ, इसी के ऊपर फिर काम करेंगे। ये हो गया ए, ये हो गया क्रेडिटर, ये हो गया बी, ये हो गया प्रिंसिपल डेब्टर, और ये हो गया सी, ये हो गया श्योरिटी। प्रिंसिपल डेब्टर क्रेडिटर से कोई भी लोन लेता है, कोई भी डेब्ट लेता है, कोई भी प्रॉमिस करता है, फिर उसकी श्योरिटी आ गई, श्योरिटी ने इसकी जिम्मेदारी उठा ली कि अगर इसने ये प्रॉमिस पूरा नहीं किया, आपका डेब्ट रिटर्न नहीं किया, तो मैं आपका डेब्ट जो है वो रिटर्न करूँगा। अगर ये किसी भी कंडीशन में ये डिफ़ॉल्ट कर जाता है, जो प्रिंसिपल डेब्टर है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है और श्योरिटी ने उसको पे कर दिया, जो भी उसका कर्जा था वो उसको पे कर दिया, तो फिर श्योरिटी जो है, ये जो राइट्स हो गए क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर के राइट्स क्या है कि वो प्रिंसिपल डेब्टर के खिलाफ कोई भी सू कर सकता है, उसको नोटिस भेज सकता है, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई कर सकता है, वो सारी कार्रवाई करने का श्योरिटी के पास आ जाएगा। 140 ये कहता है कि श्योरिटी फिर आ जाएगा क्रेडिटर की जगह से। अब आते हैं सेक्शन 141 के ऊपर। 141 बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिटर्स श्योरिटी, बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिटर्स श्योरिटी, उसी फिगर पे आ जाते हैं। क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेब्टर और श्योरिटी। इसने लिया हुआ है 5 लाख का लोन। उस 5 लाख में किसी भी हवाले से उसके जो प्रिंसिपल डेब्टर है इसकी सिक्योरिटी है 50,000 या किसी भी मद में 50,000 इसके पास है, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट करेगा, तो फिर श्योरिटी 5 लाख पे नहीं करेगा बल्कि 50,000 उसमें से जो उसका जो बेनिफिट होगा, क्रेडिटर जो उसने श्योरिटी दी हुई है उसका बेनिफिट श्योरिटी को मिलेगा। तो 5 लाख नहीं देगा, उसकी वजह से 4,50,000 रुपये देगा, क्योंकि 50,000 को इसने श्योरिटी दी हुई है प्रिंसिपल डेब्टर, या किसी भी श्योरिटी के अलावा, सिक्योरिटी के अलावा अगर कोई भी चीज़ उसने कुछ अगर पे कर दिया है तो श्योरिटी उस वो माइनस करके जो बाकी होंगे उसका बेनिफिट श्योरिटी को मिल जाएगा, उसको वो बाकी पे करेगा। ये नहीं कि अगर इसने 5 लाख की श्योरिटी दी थी और इसने 50,000 पे कर दिए
तो क्रेडिटर ये कहेगा आप 5 लाख ही दें, वो कहेगा नहीं उसने 50,000 क्योंकि वो पे कर दिया है तो ये 4,50,000 रुपये देगा। अब आते हैं सेक्शन 142 के ऊपर। सेक्शन 142 ये कहता है obtained by misrepresentation। फ्रॉड के साथ कोई भी अगर श्योरिटी हासिल की जाए, फ्रॉड के साथ फ्रॉड करके कोई श्योरिटी ली जाए तो वो जो श्योरिटी होगी वो इनवैलिड होगी। obtained by मिसरिप्रेजेंटेशन जो श्योरिटी होगी हासिल की जाएगी वो इनवैलिड होगी। 143 ये कहती है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, हक़ाइक़ को छुपा के कोई श्योरिटी ली जाए, श्योरिटी इज़ इनवैलिड। अगर हक़ाइक़ को छुपा के जो श्योरिटी ली जाएगी वो भी इनवैलिड होगी। 144 ये जो छोटे छोटे हैं इस तरह इसमें है नहीं। 144 क्या कहता है, को श्योरिटीज़ नॉट एक्ट। हमने ये मिसाल दी, इसी मिसाल को हम आगे लेके चलते हैं। इसने लिया 10 लाख, फिर क्रेडिटर कहता है कि प्रिंसिपल डेब्टर को आप श्योरिटी दें। श्योरिटी के पास श्योरिटी कहता है मैं ना 5 लाख की श्योरिटी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा श्योरिटी नहीं दे सकता, मैं 5 लाख की आपकी श्योरिटी दे सकता हूँ। क्रेडिटर को कहता है मैं 5 लाख इसकी श्योरिटी देता हूँ, 5 लाख की कोई और अरेंज करे। तो ये प्रिंसिपल डेब्टर कहता है ठीक है 5 लाख की आप दे दें, 5 लाख की मैं कोई और अरेंज करता हूँ। तो फिर इसने और अरेंज नहीं की, क्रेडिटर को कहते हैं आप मुझे पैसे दे दें। अगर वो इसको पैसे दे देता है तो जो क्योंकि श्योरिटी ने कहा था आप मेरे साथ कोई और को श्योरिटी को भी अटैच करें, अगर को श्योरिटी को वो अटैच नहीं करता है तो जो भी होगी श्योरिटी होगी, अगर उसके ऊपर श्योरिटी के ऊपर वो बात के ऊपर एक्ट नहीं होता तो वो श्योरिटी इनवैलिड हो जाएगी। अब दो सेक्शन माने 145, 146 एंड 147। implied contract between surety and principal debtor। Implied contract between surety and principal debtor। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हमने कॉन्ट्रैक्ट जब हमने स्टार्ट में पढ़ा था तो कॉन्ट्रैक्ट दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस क्या होता है? वर्बली कह देना, राइट कर लेना। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बातों से ज़ाहिर हो जाना, बगैर लिखा हुआ, बगैर कहा हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। श्योरिटी का प्रिंसिपल डेब्टर के साथ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर मैं आपकी जगह पे करता हूँ तो साफ ज़ाहिर है कि प्रिंसिपल डेब्टर ने उसको रीपे दोबारा करना है। अगर प्रिंसिपल डेब्टर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, क्रेडिटर को श्योरिटी ने पैसे दे दिए, तो श्योरिटी फिर दोबारा प्रिंसिपल डेब्टर से लेने का हक रखता है, वो उससे वो वसूल करेगा। अब आते हैं 146 के ऊपर। ये छोटे छोटे से हैं, एक एक लाइन के हैं, इसलिए इसको ज़रा स्पीडी में पढ़ रहा हूँ। को श्योरिटीज़ लायबल कंट्रीब्यूटरी। को श्योरिटीज़ हैं, जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी, अगर दो को श्योरिटीज़ हैं 5-5 लाख की, तो वो कंट्रीब्यूटरी जो भी उसका बराबर का हिस्सा होगा, बराबर का हिस्सा उसको तकसीम करेंगे और जो क्रेडिटर होगा उसको वो पे करेंगे प्रिंसिपल डेब्टर की डिफ़ॉल्ट की सूरत में। लास्ट में आता है 147। 147 यह कहता है को श्योरिटीज़ इन डिफरेंट सम्स। को श्योरिटीज़ इन डिफरेंट सम्स। को श्योरिटीज़ हैं, ये ए है, ये बी है, ये को श्योरिटीज़ हैं 5 लाख की इसकी है, 2 लाख की इसकी है, ये सी है, ये 3 लाख की। इनके डिफरेंट सम्स हैं।
डिफरेंट उन्होंने जो ली हुई है वो डिफरेंट है, तो फिर होगा क्या कि जब वो पे करेंगे तो ए जो ए की जितने 5 लाख है सिर्फ वही पे करेगा। ये नहीं कि 10 लाख है तो 5 ए पे करे 5 बी करे, बल्कि जितनी उन्होंने जिम्मेदारी उठाई हुई है, जिसने बी ने 2 लाख का उठाया हुआ है, सी ने 3 लाख का। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट उसको पे करेंगे। अगर कंट्रीब्यूट लिया है सेम है तो सेक्शन 146 के तहत उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको इक्वल जो होगा वो पे करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। वैसे डिटेल में तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसको दोबारा मैं रिवाइज़ के अंदाज़ में इसको दोबारा मैं आपको पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बेलमेंट का। ये नेक्स्ट जो मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।